हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड प्रश्नों को कराया जाएगा। एंड ये आने वाली आपकी परीक्षाएं, चाहे वो जीआईसी का एग्ज़ाम हो, जीडीसी का एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई भी परीक्षा हो, पीजीटी का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये क्लास। एंड आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर सभी समाजशास्त्र से जुड़ी हुई परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको समाजशास्त्र के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और ये सभी नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। वन लाइनर में भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पर यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट, फर्स्ट पेपर जो कि आपका सब्जेक्ट का होगा और जो आपका कॉमन है जीके उसका भी मिल जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी सेट के लिए यूजीसी नेट का भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है। और समाजशास्त्र के प्रमुख जो समाजशास्त्री आपके हैं, जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, उनसे रिलेटेड अभी ये जल्दी नोट्स तैयार किए गए हैं जिसको लेकर आप में से बहुत से बच्चों ने कहा था कि थिंकर्स के नोट्स मैम लेकर आए। तो ये आ चुके हैं। कौन कौन से थिंकर्स इसमें शामिल हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बिहार का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है। जीडीसी का भी आपको मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए आपका जो कॉमन पेपर है जीएस का, उसका मिल जाएगा। ठीक है। समाजशास्त्र का मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर में भी ये आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जिसमें कुछ छूट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। कोई भी जानकारी चाहते हैं, नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, मार्क्स की द्वंद्व पद्धति निम्न पर आधारित है। द्वंद्वात्मक विश्लेषण सामाजिक जगत के विभिन्न भागों के बीच एक सरल एक मार्गीय कारण और प्रभाव संबंधों को नहीं देखता। दूसरा विकल्प है, द्वंद्वात्मक विश्लेषण सामाजिक मूल्यों पर आधारित है जो कि सामाजिक तथ्यों में पृथक्कनीय नहीं है। तीसरा है, द्वंद्वात्मक विश्लेषण सामाजिक जगत के विभिन्न पक्षों के मध्य और भीतर के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। चौथा है, द्वंद्वात्मक विश्लेषण का संबंध केवल भौतिक जगत से है, ना कि सामाजिक जगत से है। यहाँ पर सही क्या होगा? इसे यहाँ पर ये फिफ्थ नहीं है। ठीक है। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होगा, ऑप्शन सी। ठीक है। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न सामाजिक क्रांतियों को उनके घटित होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर क्रांतियां दी गई हैं, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति और पैलेस क्रांति। यहाँ पर देखकर बताएं सही क्या होगा। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की बात करें तो ये 1970 से 1990 तक चलती है। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से चलती है और ये 1799 तक चलेगी। ठीक है। बोल्शेविक क्रांति की अगर हम बात करें तो ये 1917 हो जाएगी। ठीक है। 1917 हो जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा पैलेस क्रांति की हम बात करें तो ये 522 ईसा पूर्व। ठीक है। और यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सही विकल्प नहीं है। तो यूजीसी जो आयोग है ना, उसने इस प्रश्न को हटा दिया था। तो आप इसे वर्ष में आप ऐसे ही याद कर ले। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति 1970 से 1990 तक चलती है। फ्रांसीसी क्रांति आ जाएगी 1789 से 1799। फिर बोल्शेविक क्रांति 1917 और पैलेस क्रांति 500 ईसा पूर्व। ठीक है। इसे ऐसे ही आप याद रखें। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मिलान करना है। यहाँ पर देखिए, वर्ग स्थिति, क्षमता उपागम, आर्थिक प्रगति के चरण, प्रदर्शन, उपभोग यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? वर्ग स्थिति की बात किसने की है? वर्ग स्थिति की बात ये हो जाएगा मैक्स वेबर से। क्षमता उपागम अमर्त्य सेन से जुड़ जाएगा। ठीक है। आर्थिक प्रगति के चरण किसने बताए थे? रोस्टो ने, तो यहाँ पर डब्ल्यू रोस्टो होगा। और प्रदर्शन उपभोग की बात वेबलन ने की थी। वेबलन ने विलासी वर्ग की बात की थी। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। लैंगिक अध्ययनों पर लिखी गई रचनाओं को उनके प्रकाशन के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। देखकर बताएं।
देखकर बताएं यहाँ पर सही क्या है। मैक्सियोनैलिटीज जो कि रेबन कॉनेल की है, 1995 में आती है। सेक्सुअल बिहेवियर इन द ह्यूमन सेल एल्फ्रेड किंजी की है, ये आती है 1948 में। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेंसी एंथोनी गिडन्स की है, ये आती है 1992 में। और पैराडॉक्सिस ऑफ जेंडर जुडिथ लोब्रा की है, ये लोबर की है, ठीक है, ये आती है आपकी 1994 में। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताएं, यहाँ पर सही क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। निम्न अधिनियमों को उनके अधिनियम के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर अधिनियम देखिए, हिंदू स्त्री पृथक निवास और अनुरक्षण अधिनियम दिया गया है, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, जाति अशक्तता उन्मूलन अधिनियम, भारतीय तलाक अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको बहुत से नए प्रश्न देखने को मिलेंगे और जिनकी संभावना रहती है आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं। अभी जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे आपका यूजीसी आप देख लें, नेट का एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान का हो, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, जो भी अभी इधर हाल ही में परीक्षाएं हुई हैं उनके आपको पीवाईक्यूज ज़रूर सॉल्व करने हैं, पेपर ज़रूर देखने हैं, ठीक है। उनमें आपको नए प्रश्न देखने को मिलेंगे और वही जो प्रश्न आते हैं, ठीक है, उनकी संभावना रहती है आने वाले एग्जाम्स में वो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखकर बताएं, यहाँ पर सही क्या होगा। हिंदू स्त्री पृथक निवास अनुरक्षण अधिनियम कब आता है, 1946 में, 1946 में आता है। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम ये कब आता है, 1936 में आता है। जातीय अशक्तता, ठीक है, जातीय अशक्तता उन्मूलन अधिनियम ये 1850 में आता है। भारतीय तलाक अधिनियम 1869 में आता है, ठीक है, 1869 में। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, ठीक, या फिर हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम इस तरह से दिया होता है, और ये कब आएगा, ये 1928 में आएगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ठीक है, विकल्प बी होगा। जातीय अशक्तता उन्मूलन अधिनियम 1850, फिर उसके बाद भारतीय तलाक अधिनियम 1869, ठीक है, 1869 में, और फिर उसके बाद हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1928 है, और फिर हिंदू स्त्री पृथक निवास अनुरक्षण अधिनियम 1946। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मिलान करना है, यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं, देखिए, पॉपुलेशन बॉम्ब है, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेटिंग है, केमिकल्स, फिर इसके अलावा साइलेंट स्प्रिंग है, द वेस्ट मेकर्स है। यहाँ पर सही क्या होगा, पॉपुलेशन बॉम्ब किसकी हो जाएगी, पॉल एहलिश की हो जाएगी, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लेटिंग केमिकल्स ये किसकी हो जाएगी, शेरवुड रॉलैंड एंड मैरियो मोलिना की। साइलेंट स्प्रिंग हो जाएगी रॉचेल कार्सन की, ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग हो जाएगी रॉचेल कार्सन की और कर्सन की। और इसके अलावा द वेस्ट मेकर्स, ठीक है, द वेस्ट मेकर वॉन्स पेकार्ड की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट है। पॉपुलेशन बॉम्ब किसकी है, पॉल एहलेच की है। ओजोन लेयर डिप्लेटिंग केमिकल्स ये शेरवुड रॉलैंड एंड मैरियो मोलिना की है। साइलेंट स्प्रिंग हो जाएगी रॉचेल कार्सन की। द वेस्ट मेकर्स है वॉन्स पेकार्ड की। यहाँ पर ऑप्शन बी है सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा पहली सीढ़ी के साइबर अपराधों के विषय में सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए चार मतलब कि ऑप्शन देखिए। विकल्प ए है परंपरागत प्रकार के अपराधों में सहायता के लिए कंप्यूटर का प्रयोग। विकल्प बी है हथियार या बम कैसे बनाए जाए, इस पर इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। विकल्प सी है पहली पीढ़ी के साइबर अपराध समीक्ष पारंपरिक अपराध थे परंतु एक नए वैश्विक नेटवर्क परिवेश के भीतर। विकल्प डी है ड्रग व्यापारी संचार के जो भी माध्यम उपलब्ध हैं उन्हें नियोजित करते हैं और कंप्यूटर की अनुपस्थिति में भी ड्रग्स को खरीदते और बेचते रहेंगे। यहाँ पर सही नहीं है, ये यहाँ पर बताना है।
यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विकल्प सी। ठीक है, पहली पीढ़ी के साइबर अपराध समीक्ष पारंपरिक अपराध थे पर एक नए वैश्विक नेटवर्क परिवेश के भीतर। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इयान मर्फी, ठीक है, इयान मर्फी का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इयान मर्फी पहले साइबर अपराधी माने जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इयान मर्फी को पहला साइबर अपराधी माना जाता है। इयान मर्फी को पहला साइबर अपराधी माना जाता है। और ध्यान रखिए, इयान मर्फी को कैप्टन जैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैप्टन जैप के नाम से इयान मर्फी को जाना जा सकता है। हो सकता है कैप्टन जैप के नाम से पूछ लिया जाए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समाजीकरण की पार्सन्स की धारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर 4 दिए गए हैं। पहला है, समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यवस्था के मानकों व मूल्यों का अभियांत्रिकरण होता है और वे कर्ताओं के अंतःकरण का भाग बन जाते हैं। विकल्प दूसरा है, समाजीकरण एक संरक्षण की प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकता चित्तवृत्ति बच्चों को सामाजिक व्यवस्था से बांधकर रखती है। तीसरा विकल्प है, पार्सन समाजीकरण को एक जीवन प्रयत्न अनुभव के रूप में देखता है। एंड चौथा है, आखिरी विकल्प, समाजीकरण की प्रक्रिया में रचनाशीलता के लिए अत्यल्प अथवा कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। यहां पर सही क्या होगा, यहां पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर ये सारे होंगे। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आधारिकाएं ठीक है, निम्न में से कौन सी आधारिकाएं अंतःक्रियावाद की नाट्यकला शाखा की विशेषताएं हैं। ऑप्शंस देख लीजिए, यहाँ पर 4 हैं। पहला है, उन विधियों पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें एक विशेष सामाजिक दृश्य में नायक प्रभाव छोड़ने के लिए हाव भाव में हेरफेर करते हैं। विकल्प दूसरा है, प्रभाव प्रबंधन की प्रक्रिया पर बल देता है न कि क्रिया जिस ओर अभिमुख है उस उद्देश्य या लक्ष्य पर। तीसरा विकल्प है, लक्ष्य अभिमुखता और विशिष्ट संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो अंतः क्रिया के भिन्न स्वरूप की रचना करती है। और विकल्प चौथा है, निर्मित बनी हुई और परिवर्तित संरचनाओं की तुलना में अंतः क्रिया के स्वरूप पर स्वयं से बल देता है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, उन विधियों पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें एक विशेष सामाजिक दृश्य में नायक प्रभाव छोड़ने के लिए हाव भाव में अपने हेरफेर करता है और प्रभाव प्रबंधन की प्रक्रिया पर जोर देता है न कि क्रिया जिस ओर अभिमुख है उस उद्देश्य या लक्ष्य पर। और आखिरी में, निर्मित बनी हुई और परिवर्तित संरचनाओं की तुलना में अंतः क्रिया के स्वरूप पर स्वयं से बल देता है। यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, यहाँ पर देखिए मिलान करना है। देखिए, पारिस्थितिकीय आधुनिकीकरण दिया गया है, उपभोग का समाजशास्त्र है, आलोचनात्मक यथार्थवाद है और सामाजिक रचनावाद यहाँ पर दिया गया है। मैचिंग वाला प्रश्न है, देखकर बताएं। यहाँ पर विकल्प बी होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर होगा। पारिस्थितिकीय आधुनिकीकरण की अगर हम बात करें तो यह स्वीकार करता है कि समान रूप में व्यवसाय अब संभव नहीं है, परंतु निर्यौद्योगिकीकरण का सम्मिलित करने वाले उग्र पर्यावरणवादी समाधानों को भी अस्वीकृत करता है। और उपभोग का समाजशास्त्र की अगर हम बात करें तो औद्योगिकीकरण पूंजीवाद और उपभोक्तावाद के संयोजन पर बल देता है और समाज पर्यावरण संबंधों का रूपांतरण करता है। ठीक है, आलोचनात्मक यथार्थवाद की बात करें तो पर्यावरणीय समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं यह समझने के लिए पूरे सामाजिक विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान से साक्ष्यों को एक साथ लाकर पर्यावरण संबंधी मुद्दों के प्रति वैज्ञानिक विधिपरक दृष्टिकोण है। और सामाजिक रचनावाद की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यह जांच पड़ताल करने का दृष्टिकोण है कि किस प्रकार कुछ पर्यावरण संबंधी मुद्दों को महत्वपूर्ण और अतिशीघ्र कार्रवाई के लिए आवश्यक रूप में देखा जाता है जबकि अन्य मुद्दे व्यापक तौर पर उपेक्षित रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी होगा सही। प्रश्न है,
परिवर्तनशील भौतिकवादी संस्कृति निम्न के द्वारा प्रभावित होती है। ऑप्शन देखिए 5 है यहाँ पर। पहला है समेकित वैश्विक पूंजी पहचाने जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारण करती है और वैश्विक समाजों पर प्रभाव डालती है। दूसरा है समेकित वैश्विक पूंजी नेटवर्क जिसकी गतिविधि और परिवर्तनीय तर्क अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारण और समाजों को प्रभावित नहीं करते। तीसरा है समेकित वैश्विक पूंजी विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी कार्यशीलता विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को प्रभावित करती है। चौथा है समेकित वैश्विक मुद्रा नेटवर्क जिसकी गतिविधि और परिवर्तन तर्क अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारण करता है और समाजों पर प्रभाव डालते हैं। पांचवा है समेकित वैश्विक पूंजी नेटवर्क जिसकी गतिविधि और परिवर्तनीय तर्क जो कि अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारण करते हैं और समाजों को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर सही होगा परिवर्तनशील भौतिकवादी संस्कृति किसके द्वारा प्रभावित होती है? समेकित वैश्विक पूंजी नेटवर्क जिसकी गतिविधि और परिवर्तनीय तर्क जो कि अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारण करते हैं और समाजों को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर केवल क्या होगा? पांचवा सही होगा, विकल्प डी। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निर्जातीय भिन्नताएं सामाजिक संघर्ष को प्रभावित करती हैं। निर्जातीय समूहों के मध्य संघर्षों के पैमाने और तीव्रता को समझने के क्रम में कुछ कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये कारक यहाँ पर 5 बताए गए हैं। वस्तुनिष्ठ भिन्नताएं, आर्थिक भिन्नताएं, धार्मिक भिन्नताएं, सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक संगठन। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। नृजातीय भिन्नताएं सामाजिक संघर्ष को प्रभावित करती हैं। नृजातीय समूहों के मध्य संघर्षों के पैमाने और तीव्रता को समझने के क्रम में कुछ कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ भिन्नताएं, सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक संगठन, विकल्प बी। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है वाम दक्षिण पार्टी विभाजन पूंजीवाद समाज में वर्ग विभाजन को प्रतिबंधित करता है। टीबी बोटोमोर द्वारा निम्न में से किन तर्कों के आधार पर इस विचार की आलोचना की गई है? यहाँ पर 4 दिए गए हैं। पहला है विकल्प पार्टियां भिन्न रुचियों के विशिष्ट समूहों का गठबंधन होती हैं। दूसरा विकल्प है ये गठबंधन स्थायी होते हैं और यह विभिन्न समूहों के स्थायी विकास में परिणत होते हैं। तीसरा है राजनीतिक पार्टियां उनके वर्ग आधार से अपेक्षाकृत रूप से स्वायत्त होती हैं। चौथा है प्रायः एक पार्टी के लिए स्थानीय वर्ग समर्थन और किसी सरकार की राज्य स्तर पर उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता के बीच एक अंतराल होता है। यहाँ पर क्या होगा? बोटोमोर द्वारा निम्न में से किन तर्कों के आधार पर इस विचार की आलोचना की गई है? वाम दक्षिण पार्टी विभाजन पूंजीवाद समाज में वर्ग विभाजन को प्रतिबंधित करता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा पार्टियां भिन्न रुचियों के विशिष्ट समूहों का गठबंधन होती हैं। राजनीतिक पार्टियां उनके वर्ग आधार से अपेक्षाकृत रूप से स्वायत्त होती हैं और प्रायः एक पार्टी के लिए स्थानीय वर्ग समर्थन और किसी सरकार की राज्य स्तर पर उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता के बीच एक अंतराल होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा देशज ज्ञान का विशिष्ट लक्षण नहीं है? ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है स्थानीय सांस्कृतिक परिवेश में ज्ञान की अंतःस्थापितता। दूसरा विकल्प है बी स्थान और समय में स्थानीय ज्ञान की परिबद्धता। तीसरा है विकल्प सी है प्रकृति और संस्कृति के बीच समुचित पृथक्करण। और विकल्प डी है प्रकृति के प्रति अनैतिक दृष्टिकोण। देशज ज्ञान का विशिष्ट लक्षण नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा? प्रकृति और संस्कृति के बीच समुचित पृथक्करण होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है एथनोसेंट्रिज्म यानी कि नृजाति केंद्रवाद शब्द की रचना किसने की? डब्ल्यू.जी. समनर, ई. गेलनर, एल. कुजनार और ई.बी. टाइलर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर समनर होगा। ठीक है, समनर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। समनर ने संस्था के विकास की भी बात की थी। ठीक है, संस्था की बात की थी या संस्था के विकास या संस्था के उद्विकास, इस तरह से इनका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। और इसके अलावा इन्होंने अंतः समूह, ठीक है, अंतः समूह और बाह्य समूह की बात की थी। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप वाला जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात इन्होंने की है समनर ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है निर्धनता का अस्तित्व है क्योंकि लोग समाज के लिए उपयोगी कार्य करते हैं, इस कथन से कौन संबंधित है? ऑप्शंस हैं हर्बर्ट गेंस, बारबरा एहरेनड्रिक, बानफील्ड और लेविस, ऑस्कर लेविस यहाँ पर दिया गया है। निर्धनता का अस्तित्व है क्योंकि लोग समाज के लिए उपयोगी कार्य करते हैं। ये किसके द्वारा बात कही गई है?
ऑस्कर लेविस ने निर्धनता संस्कृति की बात की थी, ठीक है। निर्धनता संस्कृति की बात किसने की है? ऑस्कर लेविस ने की है। यहाँ पर हर्बर्ट गेंस होगा। हर्बर्ट गेंस ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, उपभोक्तावाद के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है पुंज उत्पादन के साथ साथ बड़े पैमाने पर उपभोग भी होना चाहिए। विकल्प बी है उपभोक्तावाद चिंतन का एक मार्ग, एक मानसिकता भी है। विकल्प सी है उपभोग आर्थिक विकास पर निर्भर नहीं करता। विकल्प डी है उपभोग प्रतिरूप पर्यावरणीय संसाधन आधारों को क्षति पहुंचा सकता है और असमानता के प्रतिरूपों को बदतर बना सकता है। यहाँ पर सही क्या होगा? उपभोक्तावाद के विषय पर कौन सा सही नहीं है? उपभोग आर्थिक विकास पर निर्भर नहीं करता, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करना है। यहाँ पर कानूनी मामला दिया गया और न्यायिक आदेश यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य 1952, ठीक है। और ये संबंधित किससे हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बलात्कार के मामले में समर्थक साक्ष्य की आवश्यकता को विवेक की कसौटी के तौर पर माना जाएगा। इसके अलावा रफीक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1980 की अगर हम बात करते हैं तो ये जो कानूनी मामला था ये किससे जुड़ जाएगा? ये सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बलात्कार के पीड़ित की गवाही को तब तक नहीं अस्वीकृत किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी सत्यता के विरुद्ध बहुत दृढ़ उपशामक साक्ष्य ना हो। हरपाल सिंह और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश 1981 का ये कानूनी मामला है। और यहाँ पर न्यायिक जो आदेश हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बलात्कार के मुकदमे में यह तर्क दिया कि एक स्त्री यौन उपभोग की आदी है, यह निरर्थक है, ठीक है। भरवाड़ा भोगी भाई हरजी भाई बनाम गुजरात राज्य का जो 1983 में ये कानूनी मामला था, इससे जुड़ जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि स्त्री की गवाही के समर्थक साक्ष्य अनिवार्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसने यह तर्क दिया कि शहरीवाद प्रत्येक को एक अज्ञात जनसमूह में निमग्न करने के स्थान पर विविध उप संस्कृतियों को प्रोत्साहित करता है? यहाँ पर ऑप्शंस है फिशर, डेविड हार्वे, मैनुअल केसेस, लुई वर्थ। यहाँ पर राइट क्या होगा? शहरीवाद प्रत्येक को एक अज्ञात जनसमूह में निमग्न करने के स्थान पर विविध उपसंस्कृतियों को प्रोत्साहित करता है। लुई वर्थ ने नगरवाद, ठीक है, नगरवाद, घेटो, नगरीकरण की अवधारणा दी थी। उपनगर का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं का है। यहाँ पर फिशर होगा, ठीक है, फिशर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, यहाँ पर देखिए द रूलिंग क्लास है, पॉलिटिकल पार्टीज है, एलिट्स एंड सोसाइटी, द माइंड एंड सोसाइटी है। यहाँ पर देखकर बताए सही क्या होगा। द रूलिंग क्लास किससे जुड़ जाएगा? मोस्का से, ठीक है, मोस्का से जुड़ जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज रॉबर्ट मिशेल्स हो जाएगा। एलिट्स एंड सोसाइटी टीबी बोटो मोर हो जाएगा। द माइंड एंड सोसाइटी ये पेरेटो की पुस्तक है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, जीएच मीड मैं को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है आत्म का अगणनीय अपूर्वानुमेय और रचनात्मक पक्ष। विकल्प बी है आत्म का गणनीय पूर्वानुमेय और आरचनात्मक पक्ष। विकल्प सी है आत्म का गणनीय अपूर्वानुमेय और रचनात्मक पक्ष। विकल्प डी है आत्म का अगणनीय पूर्वानुमेय और रचनात्मक पक्ष। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है जॉर्ज हर्बर्ट मीड की। मैं को किस तरह से परिभाषित किया है? आत्म का अगणनीय अपूर्वानुमेय और रचनात्मक पक्ष। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट को ही, स्व के विकास को ही सोशलाइजेशन कहा था, सामाजिकरण कहा था। हालांकि ये बात कूले के द्वारा भी इस तरह से कही गई है, सेल्फ डेवलपमेंट को ही सोशलाइजेशन कहा था। एंड कूले ने ये भी कहा था कि जो सेल्फ एंड सोसाइटी है, ठीक है, सेल्फ एंड सोसाइटी है वो क्या है, दोनों जुड़वा है। लेकिन मीड यहाँ पर थोड़ा हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं और वे कहते हैं कि जो सेल्फ एंड सोसाइटी है दोनों ही अलग अलग हैं, ये जुड़वा नहीं है, ठीक है। चलिए, कूले ने दोनों को एक माना है। अब यहाँ पर देखिए समाज दिए गए हैं, इसका देखकर मिलान करें। आखेटीय संग्रहीय समाज ये किससे संबंधित हो जाएगा? कुछ असमानताएं उम्र और लिंग द्वारा सीमित पदों में अंतर इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कृषक समाज की अगर हम बात करें तो शक्तिवान असमानताएं सरदारों द्वारा शासित छोटे ग्रामीण समुदाय पर यह आधारित है,
ठीक है, 4th हो जाएगा। और चारागाही समाज की अगर हम बात करें तो सुस्पष्ट असमानताएं शासक अथवा योद्धा राजाओं द्वारा शासित घरेलूकरण और आजीविका निर्वाह पर आधारित है। पारंपरिक समाज व सभ्यताओं की अगर हम बात करें तो कृषि पर आधारित राजा द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला सुस्पष्ट सरकारी तंत्र है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन से सामाजिक नेटवर्क समूहों की विशेषताएं हैं। देखिए ऑप्शन से यहाँ पर 5 दिए गए हैं। पहला है, उन्हें प्रायः ऑनलाइन समुदाय कहा जाता है। विकल्प दूसरा है, वे प्रत्यक्ष संवाद में सम्मिलित नहीं होते। विकल्प तीसरा है, हो सकता है कि वे स्थानीय और एक स्थान से बद्ध ना हो। चौथा है विकल्प, वे अपनी स्वयं की भाषा, मूल्य, नियम और मानदंड गढ़ते हैं। विकल्प पांचवा है, वे सदस्यों को आत्मसम्मान की अनुभूति देते हैं। सामाजिक नेटवर्क समूह की विशेषताएं पूछी जा रही हैं और ये जितने भी आपको नए प्रश्न देख रहे हैं आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो भी एग्जाम हो, चाहे आपका पीजीटी हो, जीआईसी हो, नेट का एग्जाम हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, आपने जब उस परीक्षा से संबंधित पीवाईक्यूज देखे होंगे तो आपको बहुत से प्रश्न देखने को मिले होंगे रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अभी जो हाल ही परीक्षाओं में प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं तो उनमें रिपीट जो प्रश्न होते थे ना, उनकी संख्या कम हो गई है, आपको नए प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी जितने ही नए एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, अभी जितने हाल ही परीक्षाएं हुई हैं उनके आपको प्रश्नों को ज़रूर देखना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर ये पांचों हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी देखिए, सब यहाँ पर नए आपको प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें गाया संकल्पना की, ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा, पृथ्वी ग्रह को स्वयं में से एक जीवित प्राणी के रूप में देखा जाना चाहिए जिसमें मनुष्य और अन्य जातियों में से प्रत्येक का अनिवार्य भूमिका निर्वहन होता है। ठीक है, ग्लोबल कॉमन्स की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के सभी सदस्यों द्वारा साझा किए गए संसाधन। पर्यावरणीय अभाव की अगर हम बात करें तो एक स्थिति जिसमें अल्पावधि लाभ फलीभूत होते हुए पर्यावरण से हमारे संबंध पर गंभीर नकारात्मक दीर्घावधिक प्रभाव होंगे। और सांस्कृतिक पारिस्थितिकी में एक सैद्धांतिक निर्देश जो मानव संस्कृति और भौतिक पर्यावरण के संबंध का अन्वेषण करता है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आखिरी प्रश्न है, बहुचर विश्लेषण महत्व की जांच, केंद्रीय प्रवृत्ति और कॉल पियर्सन यहाँ पर दिया गया है। अगर हम बहुचर विश्लेषण की बात करें तो यह सकुल विश्लेषण से जुड़ जाएंगे। महत्व की अगर हम जांच की बात करें, ठीक है, तो ये संबंधित हो जाएगा काई स्क्वायर टेस्ट से। केंद्रीय प्रवृत्ति की अगर हम बात करें मानक विचलन से हो जाएगा। और कॉल पियर्सन है, ठीक है, ये किससे जुड़ जाएंगे, कॉल पियर्सन विषमता गुणांक से। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।